नमस्कार, स्वागत है आपका उन सभी दर्शकों का स्वागत है जो हमें देखते हैं और स्पेशली जो रजनीकांत जी के चैनल डॉक्टर रजनीकांत एस्ट्रो चैनल को देखते हैं उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। लगातार पिछले वीडियो का लगातार अपार प्यार हमें मिल रहा है। सैकड़ों दर्शकों का कॉल आया रजनीकांत जी के पास। वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले रजनीकांत जी से यही चर्चा हो रही थी। तब हमने तय किया कि आज हम अपने दर्शकों का आभार व्यक्त करेंगे और साथ ही एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करेंगे जिसको अमूमन बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर यूं कहें तो देश के चुनिंदा ज्योतिष विधि इस योग के बारे में जानते हो, इस दोष के बारे में जानते हो। योग और दोष दोनों में इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार चूंकि ज्योतिष विद्या में कई बार दोष योग में भी बदल जाता है और योग दोष में भी बदल जाता है। तो आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी समझा जा रहा था। रजनीकांत जी से हमारी चर्चा हुई और दर्शकों की लगातार मांग आ रही थी, उनके सवाल आ रहे थे, उनके क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे पास। तो हमने सोचा चलो आज इस पर एक वीडियो बनाते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो होगा ये, और लेकिन बहुत ऑथेंटिक होगा, यकीन मानिए आप। बस आपको हमारे साथ ये वीडियो देखते रहना है, एक एक जानकारी आपको हासिल होगी। तो बिना देर के आज हम बात करते हैं नाग दोष की। जी हाँ, नाग दोष। सुनने में आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि अरे कहीं ये काल्प सर्प दोष तो नहीं है, लेकिन रुकिए, नाग दोष और काल्प सर्प दोष दोनों ही दो चीज़ें हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योतिष खुद बताते हैं कैसे। और कहीं ये नाग दोष आपकी कुंडली में तो नहीं है, कहीं आप इससे अनभिज्ञ तो नहीं है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इसको लेकर लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि यह दोष उनकी कुंडली में है, लेकिन इसका निवारण हो नहीं पाता है और लोग बहुत परेशान होते हैं। तो बिना देर किए हुए सीधे हम रजनीकांत जी से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि ज्योतिष यकीन नहीं विश्वास का चीज़ है। अगर आप विश्वास करेंगे तो यकीन मानिए सफलता और समाधान दोनों आपको मिलेगा। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, मैं आपके उस नाग दोष पे उसके पहले एक वाक्य में बता दूं ताकि आपको लगे कि हाँ क्यों आखिर हम लोग ये वीडियो बना रहे हो, आखिर इसकी वजह क्या है। तो रजनीकांत जी, साल 2013 की बात है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल था और यह तय नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री अगले कौन होंगे। चूंकि सबको ये लग रहा था कि सत्ता तो परिवर्तन होना था, लेकिन कौन होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री किसी को पता नहीं था और ना ही कोई निर्णायक शख्सियत भी सामने आ रही थी। तो रिपोर्टिंग के दौरान बनारस में हमारी एक मुलाकात हुई एक शख्स से, वो अपने आप को ज्योतिषविद कहते हैं, और उनसे बातचीत की उन्होंने बड़ी सटीकता से और बड़ी उनकी गणना देख के मैं हैरान था कि उन्होंने कहा कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। और मुझे जहाँ तक याद है वो महीना शायद मार्च या अप्रैल का था। अतुल सहाय नाम है उनका, मैं कोट भी कर देता हूँ। अमेरिका वगैरह में कहीं रहते हैं, वो बहुत अच्छे ज्योतिषविद हैं। दावा करते हैं कि उनको कम से कम 20-30 साल का अनुभव है। उनसे बात होने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ज्योतिष की बारीकियों को जानना बेहद जरूरी है। और देखिए परिणाम आपके सामने आया, देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। शायद रजनीकांत जी इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि आखिर जो दोष और योग की हम लोग बात कह रहे हैं इसका कितना असर पड़ता है। तब हम आते हैं नाग दोष पे, क्या है क्या नहीं। जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, कुंदन जी हमारे चैनल पर हैं और आज होस्ट कर रहे हैं, तो कुंदन जी का बहुत बहुत आभार है, स्वागत है हमारे चैनल पे। कुंदन जी एक प्रोफेशनल बहुत बड़े पत्रकार हैं, ये आज तक पे भी रहे हैं, संसद का भी उन्होंने कई शूटिंग किया है बागेश्वर धाम से, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। इंडियन एक्सप्रेस वगैरह पे भी रहे हैं, तो इनका अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने सवाल उठाया नागदोष। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा खतरनाक दोष होता है कि 50% लोगों की कुंडली में नागदोष आ जाती है और लोग अनभिज्ञ होते हैं और उनके जीवन में अगर बरकत रुकती है तो वो समझ नहीं पाते हैं। और कई बार कम पढ़े लिखे पंडित जी से उन्होंने दिखाया, उन्होंने शनि का, राहु का, केतु का सबका उपाय बता दिया, लेकिन वो लाभ नहीं मिलती है। अगर नाग दोष है तो बहुत ही खराब चीज़ है। देखिए नाग दोष होता क्या है। नाग दोष कुंडली के लगन में अगर राहु बैठ गया तो, द्वितीय हाउस में बैठ गया तो धन के घर पे, या पंचम स्थान पर बैठ गया तो, सप्तम स्थान पर बैठ गया तो, अष्टम भाव में बैठ गया तो नाग दोष बन जाती है। और वो बैठता है राहु या केतु। राहु को ज़्यादा पावरफुल हम लोग मान लेते हैं, बना काम एंड टाइम पे बिगाड़ देगा, खराब कर देगा। काल सर्प से थोड़ा सा ये डिफर है, काल सर्प में आधी कुंडली घिर जाती है राहु केतु से, नाग दोष में ऐसा कुछ नहीं है।
नाग दोष अगर पंचम भाव में है तो देखिए मैं साफ साफ बता रहा हूँ, वो आदमी पढ़ाई जब करेगा तो एक बार जरूर फेल होगा, या उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी, या बड़ी मुश्किल से वो पढ़ेगा तो रगड़ रगड़ के पढ़ लेगा, और जो विद्या पढ़ेगा उसका उसको ज़िंदगी में लाभ नहीं मिलेगा। नागदोष का एक सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मैंने देखे हैं। बड़ा होने के बाद कहीं अफेयर चलेगा तो उसका अफेयर सफल नहीं होगा, वो टूटना ही टूटना, यानी प्रेम विवाह नहीं होगा, मैंने संभव वो नहीं। तोड़ देगा ये जी। उसके बाद वो आदमी मनपसंद है नौकरी ढूंढेगा तो उसके शिक्षा के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी विद्वता के अनुसार उसकी नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे जितना पढ़ ले। अगर बंदा 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने का औकात है तो 20,000 से 25,000 उसकी वैल्यू नहीं लगेगी, वैल्यू लेस कर देता है। इसके बाद जिस लड़की से वो चाहे शादी होने का, वो शादी उससे नहीं होगी, तो ना मनपसंद नौकरी, ना मनपसंद विवाह, और फिर उसके बच्चे जो होते हैं उनके पसंद जल्दी होते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों के घर में देखोगे कि मिसकैरेज एबॉर्शन वगैरह होती है, या बच्चा जिंदा होने के बाद भी बाद में मर जाता है होने के बाद। तो ये बहुत खतरनाक दोष है, और मोस्टली ये राहु के कारण बनता है, तो राहु का ही मेन उपाय इसमें लेते हैं, साथ में और भी चीज़ें हैं। तो काल सर्प जो है से भी ये खतरनाक नागदोष हम लोग बोलते हैं। काल सर्प तो कोई भी पंडित एक बार कुंडली दे के बता दे भाई काल सर्प दोष है, अब 12 ज्योतिषलिंग में कहीं जाइए, पूजा करा लीजिए, शांति करा दीजिए, और नहीं तो 3 साल में 3 साल पे एक बार करा लीजिए। लेकिन नागदोष बहुत खतरनाक है, इसका हमेशा ही उपाय होते रहना चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी, और कुछ पूछेंगे? देखिए रजनीकांत जी, मैं थोड़ा एक जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा। हाँ। वो सवाल ये होगा कि काल सर्प दोष और नाग दोष में अंतर क्या है, पहला। दूसरा, अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो क्या हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें, उसके हिसाब से पंचम भाव जो आप बता रहे हैं वहाँ राहु और केतु का होना जरूरी है? नहीं, ये उस जिस जातक की हम बात करेंगे, जिसकी कुंडली देखेंगे, उसकी कुंडली में, लगन कुंडली में अगर जन्म से राहु केतु ने आधी कुंडली को घेर लिया है तो काल सर्प लगता है। अगर पंचम में, लगन में, सप्तम भाव में, द्वितीय भाव में, अष्टम में अगर सिर्फ राहु बैठा है तो नागदोष का प्रभाव है। लेकिन सबसे खतरनाक जो है पंचम भाव में अगर बैठ गया है तो, जो मैं आपको बता रहा था। जी। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पंचम भाव में बैठा हुआ राहु शुभ मानते हैं लोग, कैरियर के लिहाज से। देखिए, राजनीति के लिए जी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा, सट्टेबाजी के लिए जी, और उसके शेयर मार्केट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए तो ठीक है। लेकिन जो व्यक्तिगत उसकी लाइफ में, ज़िंदगी में जो परेशानी है कि उसके औलाद ज़्यादा मरते हैं, उसकी पढ़ाई में बहुत बाधा आती है, उसके मनपसंद शादी नहीं होती, उसके मनपसंद अफेयर नहीं चलता, और कई चीज़ें हैं, उसकी सफलता मुंह पर आई थाली खिसका देगा, जैसे काल सर्प करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा है कि बहुत घातक ही होगा। दूसरा एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मुझे भी लगता है कि जानना चाहिए दर्शकों को, वो सवाल ये है कि नाग दोष और काल सर्प दोष, अपनी पुराण और वेद, इसके बारे में उसका मंतव्य क्या है? क्या इसका जिक्र वेदों में है काल सर्प दोष का, चलिए, नाग दोष का, क्या इनका जिक्र है? देखिए, बहुत प्राचीन अगर किताब उठा कर देखें तो उसमें ना काल सर्प का था नहीं, लेकिन प्रचलन में था। साहित्य में वर्णन नहीं था, शास्त्रों में वर्णन नहीं था, लेकिन प्रचलन में था। उस जमाने में जिस बच्चे के ऊपर काल सर्प होता था उसको बलि भी दे देते थे। अगर आप इतिहास उठा के पढ़ें कि ये समाज के लिए, घर के लिए बहुत खतरनाक है, बढ़िया नहीं है, तो उसको बलि भी दी जाती थी। और काल सर्प योग को लोगों का मानना था कि वो यहाँ बैठा रहता है फोरहेड के पास, एंड टाइम पर डसता है। लेकिन काल सर्प वालों को कुंडली में अगर काल सर्प टूट जाती है तो महापुरुष भी बनते देखा गया है, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, सचिन तेंदुलकर जी हो, चाहे बड़े बड़े कई लोग हैं जिसका नाम। कहा तो यह भी जाता है कि इंदिरा गांधी की कुंडली में भी काल सर्प दोष था। होगा, और जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में काल सर्प दोष वजह से वो जेल में गए थे। हाँ जी। तो काल सर्प की अभी बात हम लोग की हो रही है नाग दोष की, तो हमारा ज़्यादा तो मैं वही जानना चाह रहा था आपसे कि जो नाग दोष है, जो नाग दोष आपने बताया कि आपके संतान की उत्पत्ति में व्यवधान लाएगा, आपके करियर में व्यवधान लाएगा,
आपके प्रोग्रेस को रोक देगा वो। मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि अगर हम नाग दोष की बात करते हैं तो आपने कहा कि भाई कुंडली में और मैंने यह भी कहा है, चूँकि मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि नाग दोष के बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी है। शायद ही कोई ऐसे ज्योतिष होंगे, बहुत चुनिंदा ज्योतिष हैं देश के जो नाग दोष भी फोकस करते हैं। जी जी जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए बात आप सही कर रहे हो कि नाग दोष के ऊपर लोग कम फोकस करते हैं। नाग दोष कुंडली के पंचम भाव वाला सबसे खतरनाक होता है, जो मैं आपको बता दिया। सप्तम भाव का जो नाग दोष है, आप कभी भी देखेंगे तो उनकी वैवाहिक जिंदगी बड़ी अस्त व्यस्त रहती है। लगन पे बहुत डिस्ट्रक्टिव माइंड बना के बैठा रहता है। अब धन भाव में अगर बैठा है द्वितीय हाउस में, तो आदमी ने धन के पीछे बड़ा उसका उतान पतन रहता है और उसके धन बहुत माने एक्सपेंसेज होते हैं और धन की लूट होती है, बर्बाद होते हैं। अष्टम भाव में अकाल मृत्यु का योग बना देता है, रोड एक्सीडेंट होता है, ये सब चांसेस बनते हैं। लेकिन नाग दोष जो है ये एक तरह का ऐसा दोष है कि ये पितृ दोष से भी ये खतरनाक माना गया और काल सर्प दोष से भी खतरनाक माना गया। अब बहुत कम बारीक मैंने बहुत बारीक डिफरेंस है काल सर्प दोष में, नाग दोष में। तो नाग दोष को पकड़ लेने के बाद नाग वही कह रहा था आपको। हाँ, उसका उपाय जरूर करना चाहिए। अच्छा, हम उपाय पे आते हैं सीधा। बहुत सारे दर्शक वेट कर रहे होंगे, उपाय क्या है इसके? उपाय ये रहिए, सबसे पहले देखिए नाग दोष जो होती है ना, राहु के कारण ही होती है या केतु के कारण होती है। स्थान के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि स्थान अगर पंचम भाव में तो सबसे खतरनाक नाग दोष है पंचम भाव का। विद्या में बाधा, पढ़ाई में बाधा, मन के हिसाब से आपके जीवन नहीं गुजर पाएगा। आप सोचेंगे और कुछ करेंगे। अब इसका सबसे बढ़िया शांत है कि जो लोग ज्ञानवान हैं या करते हैं वो राहु को बढ़ने नहीं देते, राहु का दान करते रहते हैं, राहु का उपाय करते हैं। एक मंत्र होती है, ओम नवकुल नगाय विद्महे विषदंताय धीमी तन्नो सर प्रचोदयात्। एक काल सर्प में भी प्रयोग होता है, इसमें भी होता है। ये नाग दोष जो है, आप भी सिंका के पुत्र हैं राहु महाराज, और ये क्या करते हैं कि मुंह पर आई थाली को खिसकते हैं। सबसे ज्यादा पीड़ित ये सूर्य और चंद्र को तो करते ही हैं, मंगल को भी कर देते हैं। तो इसका उपाय में क्या है कि सर्प सूक्त का पाठ किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है सर्प सूक्त का, सर्प गायत्री का। अभी जो शब्द मैंने बोला ओम नवकुल नगाय विद्महे, सर्प गायत्री का मंत्र है। और 12 प्रकार के काल सर्प होते हैं, 12 प्रकार के ही नागों का ही वर्णन है। अनंत है, बासुकी है, तो कंकोटक है, इस तरह से कई वर्णन है। तो शिव जी के जैसे गले में है बासुकी महाराज जी हैं, शेषनाग जी हैं तो वो हैं विष्णु जी के सैया पे। तो ये जो नाग दोष है, इनकी सबकी पूजा की जाती है नागों की। नागों का बहुत स्पेशल, नाग पंचमी के दिन लोग व्रत करते हैं, सर्पों के लिए दूध देते हैं, इसका देते हैं। और ऐसे लोगों को बुधवार और शनिवार को ब्लू कलर बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, नीला नहीं पहनना चाहिए और नीला चीज को अवॉइड करना चाहिए। ये आदमी को जुआड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी, लुटेरा, चोर ये भी बना देता है। नाग दोष जो है ना, मेन रास्ते से आपको भटका कर दूसरे रास्ते पर लेकर चलेगा। तो नाग दोष को बहुत अच्छा नहीं माना गया, इसको उपाय करना ही बेहतर है। ठीक है। चूंकि आप हनुमान जी का अनन्य भक्त हैं, हनुमान जी का असीम कृपा आपके ऊपर है, तो क्या यह भी माना जाए कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा जी, तो नाग दोष का प्रभाव, कुप्रभाव कम होता है क्या? हाँ जी, अब सुनिए। सबसे प्रभाव डायरेक्ट शिव जी का, ओम नमः शिवाय का जाप, महामृत्युंजय का जाप, ये सब किया जाता है। भैरवनाथ की पूजा करने से भी नाग दोष कम होती है। दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, दुर्गा जी का पूरा किताब पढ़ेंगे तो उससे भी नाग दोष कटता है। इसके अलावा माँ काली भी इसको काट देती है जी। और हनुमान जी हैं, चूंकि कलयुग में सबसे बड़ा महाबली हैं, और सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हर तरह की संकट को काट देने के इनके अंदर चलता है, तो हनुमान जी के शरण में ही है। इवन जो कृष्ण भगवान के भक्त है वो भी अगर जाप करते रहे ओम नमो उसका कृष्ण जी का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और अपने बिस्तर के नीचे, तकिया के नीचे मोर का पंख रखें या अपना घर में सराउंडिंग एरिया में रखें तो भी फर्क पड़ता है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं रजनीकांत जी कि आपने पूजा की बात की, आपने कहा कि ज्योतिर्लिंगों, जहाँ जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग वहाँ जाकर पूजा, तो आप जरा दर्शकों को ये बताएंगे कि ठीक है, चूँकि सब जाप मंत्र तो है,
लेकिन क्या इसके लिए कोई विशेष पूजा करनी पड़ती है, और करनी पड़ती है तो कहाँ नागों जाके की करनी पूजा पड़ती होती है ना, नागों की ही पूजा होती है। जैसे शिवलिंग को आप पूजा करने जाए तो शिव परिवार में भी नाग है, है? तो उनका भी विशेष ध्यान रख के, उनका ध्यान लगा के आप पूजा कीजिए, उससे भी होता है। क्या देश में कोई ऐसे स्थान है जहाँ जो इसके लिए जाना जाता हो कि जहाँ? हाँ है, नागों की है। अभी तुरंत मेरे जुबान पर नहीं आ रही है उस मंदिर का नाम। नागों की पूजा स्पेशली की जाती है। हम लोग गांव में क्या करते हैं, गोबर का गांव की जो महिलाएं होती है सर्प बनाती थी जी, आपने देखा भी होगा नाग पंचमी के जी दिन। जी जी। और दूध और मक्के का लावा या उसका चावल के लावा वगैरह रख के पूजा की जाती है, तो नाग देवता शांत रहते हैं। नाग देवता में देखिए बेस है, हर चीज का एक बैकबोन होता है। राहु को शांत करिए, वो आदमी खूब कॉफी पिए, खूब कोका कोला पिए, खूब शराब पिए, खूब दारू पिए, तो उसकी राहु की मात्रा बढ़ेगी तो नाग दोष प्रबल होगा। नाग दोष प्रबल हो। हाँ जी, हाँ जी। आपने देखा नाग दोष के बारे में, समझा नाग दोष के बारे में, रजनीकांत जी ने बहुत डिटेल में बताया इसको। आपने सुना भी होगा कि कई लेडीज ऐसी भी मिलेंगी कि उनके गर्भ में बच्चा आता है, गिर जाता है, गर्भ में बच्चा है, बाद में वो निसंतान ही रह गए। ये सब क्यों होता है? नाग दोष का प्रभाव रहता है। नाग दोष अगर आपकी कुंडली में है, आप इसकी जांच किसी अपने ज्योतिष से जरूर कराएं। आप रजनीकांत जी से संपर्क कर सकते हैं, सीधा संवाद कर सकते हैं, फ़ोन नंबर्स है, आप बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। यकीन मानिए आपको इसका निवारण मिलेगा मिलेगा। रजनीकांत जी, अब देखिए, इसमें आस्तिके मुनि का जाप किया जाता है, ओम आस्तिके नमः। आस्तिके मुनि के जाप किया जाता है। मनसा देवी का जाप किया जाता है। मनसा देवी भी गुरु माता के बराबर है इनकी, उनका भी जाप किया जाता है। इससे बड़ा फर्क पड़ता है, वो शांत होते हैं राहु। लेकिन आप ये मानते हैं ना कि किसी ज्योतिर्विद से दिखाने के बाद ही इसकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए? हाँ, नहीं मेरे अगर है कुंडली में तो जरूर करवा लेंगे। ये तब पता चलेगा जब आप दिखाएंगे तो, या खुद ही आप एस्ट्रोलॉजर हो या आपको ज्योतिष आती हो तो करा लेनी चाहिए। जी, ठीक है जी जी जी। तो आप रजनीकांत जी को आपने सुना, बहुत विभाग से उन्होंने बताया कैसे आप पूजा करें, किन मंत्रों का जाप करें, कैसे नाग दोष और कालसर्प दोष में अंतर है। हम लगातार दर्शकों की मांग पर अलग अलग टॉपिक लेकर आएंगे। रजनीकांत जी जरूर उस पर डिस्कस करेंगे, बताएंगे। और आप दर्शकों का बहुत बहुत आभार, लगातार प्यार आपसे मिल रहा है, सैकड़ों कॉल्स आ रहे हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं। आप अपनी कुंडली अगर आपको दिखवानी है, आपको जांच करवानी है, तो आप किसी अपने ज्योतिष जानकार जो भी हैं उनसे दिखवाइए और इस नाग दोष के बारे में जानिए। मैं फिर कह रहा हूँ, देश के चुनिंदा ज्योतिष विधि इसके बारे में जानते हैं और उनमें से एक हैं रजनीकांत श्रीवास्तव जी। ठीक है दोस्तों, यदि आप आज्ञा दें तो विराम लगाया जाए। जरूर जरूर, ठीक हम है। अगले वीडियो में आपको कुछ और टॉपिक्स लेके आएंगे, बहुत जल्द आएंगे और आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार। ठीक है जी, चलिए, जय श्री राम, जय हनुमान जी, आप सभी का कल्याण हो।